दोपहर के बाद का प्यारा नमस्कार बच्चों। मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के सामने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र से। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत का क्षेत्र, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र के शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत का क्षेत्र। इसमें देखिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाया जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या बताया आपको कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बाबू? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें कोई एरिया हो गई जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने से वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे देखेंगे आप वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं? वैद्युत बल रेखाओं से आप जानिए क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे में आपको हम बता दें, आपका एग्जाम्पल में यह दिखाया गया है कि यहाँ पर एक धन आवेशित गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी ये बल रेखाएं दिखाया गया है, यदि इस धन आवेशित गोले के पास किसी अन्य धन आवेशित गोले को लाया जाता है तो वह यहाँ पर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, अर्थात इस गोले से दूर जाता हुआ यह बल रेखाएं दिखाई देती हैं। और यदि ऋण आवेशित गोले को लाया जाता है
तो वह अनंत से दूर आते हुए इस गोले के केंद्र की तरफ ये बल रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर दो समान आवेशित और विपरीत गोले, यहाँ एक प्लस और एक माइनस को रखा जाए, तब वही केस इसमें भी लागू होगी। देखिए ये बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेशित गोले से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ से इसमें दिखाई दे रही थी दूर दूर, यहाँ पर भी आपके इस तरफ देखिए दूर जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, यहाँ भी देखिए दूर जा रही है। लेकिन ऋण आवेशित गोले कि क्या है केंद्र की ओर जा रही हैं। आपका ये यहाँ पर कैसी हैं, वक्राकार हैं, वक्राकार आपकी जा रही हैं। और यहाँ पर क्या थी, इसमें आपका अनंत जाती हुई सीधी दिखाई दे रही हैं, और इसमें अनंत से केंद्र की तरफ आते हुए सीधी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आपका वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपने जाना। आगे देखते हैं हेडिंग हम, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते, इसमें नंबर 1 है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट में था, कई पॉइंट हैं। और दूसरा पॉइंट है, बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। और अगला पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और अगला पॉइंट है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अगला पॉइंट, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यह है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग देखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप जानिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश या Q0 ले लिया गया है के निष्पत्ति को, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे E से दिखाते हैं, E बराबर F/Q0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हुआ, ये परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहेंगे भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपका बल है
यह आपका एक सदिश राशि है और यह Q0 क्या है भाई, यह आवेश है, यह आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। यदि परीक्षण आवेश धन न होकर ऋण हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा। यानी यह परीक्षण आवेश धनात्मक है तब परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा उसकी तरफ होती है, और यह परीक्षण आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, तब उस पर इस क्षेत्र की दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत हो जाती है। और इसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक भाई क्या, यह न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, और इसका बीमी सूत्र हो जाएगा MLT-3A-1 MLT-3A-1, यह इसका बीमी सूत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप निकाल भी सकते हैं इससे, F/Q0 वाले सूत्र पर रख करके आप इसकी तीव्रता का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, MLT-3A-1 से। आगे हेडिंग देख लेंगे आप, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आप देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, माना एक धन परीक्षण आवेश बिंदु O पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। और इस बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, R दूरी पर, और इस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। और इस बिंदु P पर हमें इस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप यहाँ मान लेंगे यह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में यह रखा गया है, ये सब सिस्टम। तो आप ये जानते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या जानते हैं भाई, दो बिंदु आवेश एक Q1 है और एक Q2 है, R दूरी पर रखा गया है। क्या होता है, यह बराबर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके गुणनफल Q1 Q2 अपान R², और यहाँ पर क्या होता है 1/4πε0K। यही होता है कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले
जो बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/4πε0 के जो आपका है नियतांक है सब। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 पर अर्थात बिंदु P पर Q के कारण लगने वाला बल F हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q0/r² प्राप्त होगा। r² प्राप्त हो गया। ये न्यूटन प्रति कूलाम होगा या सर न्यूटन होगा, बल है ना आपका, न्यूटन होगा। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ से। लेकिन हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E बराबर F/Q0 होगा परीक्षण आवेश। E बराबर F की वैल्यू आप रख लेंगे 1/4πε0 के और इंटू Q0/r² और अपान में Q0 है, यह Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 के और इंटू Q/r² प्राप्त हो गया। यह मिल गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त। क्लियर। अच्छा इसमें आप ये देखेंगे निर्वात, यह तो किसी माध्यम में रखा गया था, उस माध्यम में जिसका क्या भाई परावैद्युतांक के था के। यदि निर्वात में इस सिस्टम को किस में रख दिया जाए, निर्वात में, निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तब यह आपका तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त होगा, कूलाम प्राप्त। क्लियर है। इसमें यह आपका हो गया। और आप जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर कितना होता है 9 × 10⁹ और आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि जो परीक्षण आवेश आप यहाँ पर रखे थे, ध्यान देंगे यहाँ +Q था R दूरी पर, यह बिंदु P पर Q0 था, यह P पॉइंट था, O था यहाँ पर आपका रखा गया था, ठीक है ना। तो जब यह आवेश धनात्मक होता है तो इसके कारण बिंदु P पर परीक्षण आवेश जो P पर जो आपका तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इस पर तीव्रता के कारण लगने वाले इस Q0 पर बल जो होता है वह OP की दिशा में होता है, OP की दिशा में, इस दिशा में होता है। तो तीव्रता की दिशा भी आपकी इसी दिशा में ही होती है। और यदि यह परीक्षण आवेश Q0 पर जो हम निकाल रहे हैं तीव्रता, यह धन न होकर यह माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, उत्पन्न करने वाला आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र यह माइनस हो जाए, तो उस केस में इस पर लगने वाले बल की दिशा PO हो जाती है।
अर्थात P से O की तरफ इस दिशा में हो जाएगी, तब उस केस में यह तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा PO ही क्षेत्र दिशा में होती है, P से O के ही दिशा में हो जाती है, अर्थात -Q आवेश की ओर हो जाती है। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय, हाँ तो बता रहे थे हम, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, क्या भाई, बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर, इसके बीच की दूरी 2l मान लिया जाए, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब इसमें से किसी एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसको P से दिखाते हैं। P बराबर Q × 2l अर्थात 2QL। क्या भाई, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? यह वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसमें से किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। क्लियर? इसमें -Q और +Q बराबर और विपरीत आवेश ले लिया गया, इनके बीच की दूरी 2l दिखा दिया गया, तो P बराबर एक आवेश को ही और इसके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को, P बराबर हो गया आपका। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यह आपका सदिश राशि होता है। कैसी राशि भाई? सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है और इसका मात्रक होता है कूलाम × मीटर। किसकी भाई? इसका मात्रक होता है द्विध्रुव का कूलाम × मीटर, ये मात्रक हो गया। और इसका बीमी सूत्र होता है LTA हो गया इसका मात्रक, सॉरी बीमी सूत्र। मात्रक तो कूलाम × मीटर हुआ और इसका बीमी सूत्र हो गया LTA प्राप्त हुआ। आगे आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी। हाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी यहाँ पर आई रहेगा इंटेंसिटी। देखिएगा, इसमें दो केस होती है। यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के दो केस होते हैं। नंबर 1 में अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति,
अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है ना। तो हम इसमें दोनों स्थितियां हमें देखनी है, तो एक स्थिति हम देख लेते हैं पहले। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है ना बाबू। तो देखिए अक्षीय स्थिति में अनुदैर्ध्य, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मान लिया गया कि एक ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक k है, उसमें आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये -q और +q से बना है, क्योंकि दो आवेश बराबर विपरीत, ये इनके बीच की दूरी कितना है r, नहीं इनकी, चलिए ठीक है गलती, इसके मध्य बिंदु O ले लिया गया, इसके मध्य बिंदु O ले लिया गया, और यह कितना 2l दूरी पर स्थित है। और इस मध्य से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिएगा भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से बना है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, और इसके मध्य बिंदु O है, किसका? -q और q का, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का, और इसके बीच की दूरी 2l है, 2l बीच की दूरी है 2l, और O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये देखा जाए अक्षीय स्थिति में है, तो चलिए भाई अब देखिए यह +q और -q दोनों के कारण। हाँ आइए देखिए इसमें लिखेंगे आप, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +q तथा -q के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, E1 व E2 हैं। तब इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बाबू? हाँ पीछे आप देखिएगा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप E बराबर निकाले थे किसी बिंदु आवेश के कारण, तो क्या मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K मिला था, इंटू Q/r² मिला था, n मिला था E बराबर। तो उसी के आधार पर आपका इन आवेशों के बीच की जो दूरी होगी और इन आवेशों के इस आवेश के अपान उस बीच की दूरी का वर्ग होगा E बराबर। तो चलिए, तो अभी देखा जाए +q के कारण तो हमें तीव्रता E1 है, तो अब यहाँ से E1 तक की P तक की जो दूरी होगा वही अपान में होगा। ध्यान दीजिएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/, कितना मिलेगा भैया? Q/, देखिएगा यहाँ से इसकी दूरी जो होगी, तो यहाँ से इसकी दूरी तो पूरा r है और इतना, लेकिन यहीं से हमको दूरी चाहिए, यहीं से मतलब ये दूरी देखिएगा, अर्थात r में से यह l को हम माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, r में से l को माइनस कर देंगे,
तो यह हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 है, उसकी तीव्रता इतना प्राप्त होगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल होल स्क्वायर। यह आपका किस दिशा में रहेगा बाबू? यह आपका BP दिशा में हो गया। मान लीजिए यह A है और यह B बिंदु पर स्थित है। किस पर? A और B बिंदु पर स्थित है। हाँ, अब E2 बराबर हो जाएगा, यानी कि अब इस माइनस क्यू के कारण है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ली जाएगी आपकी, तो यह मिल जाएगा 1/4πε0 और क्यू अपान कितना मिलेगा? यह मिल जाएगा आर। अब देखिएगा दूरी क्या है, यहाँ से आर है और प्लस इसमें यह भी जोड़नी है यल को, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यह माइनस है, यह माइनस था। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं E1 और E2 दो तीव्रताएं हैं, तो इन दोनों के कारण यह अक्षीय स्थिति में और एक ही रेखा में है और दिशा इनकी विपरीत है। इनकी क्या है? दिशाएं विपरीत हैं और एक सरल रेखा में कार्य कर रही हैं। अतः बिंदु P पर इनका परिणामी तीव्रता, एक परिणामी तीव्रता E होगी जो इनके अंतर के बराबर होगी, जो इनके अंतर के बराबर होगी। इनकी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, इनके अंतर के बराबर। चलिए E1 की वैल्यू रख लीजिए आप 1/4πε0 के क्या भाई? इसी के परिवर्तनांक वाले माध्यम में यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है और इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4π E2 की वैल्यू रखा जा रहा है ε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? यह क्यू अपान 4πε0 क्यों, एकदम सेम टू सेम है, इसको बाहर कर लीजिए। तो क्यू अपान 4πε0 के कॉमन हो गया, क्या बच गया? 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ेंगे क्रमशः। इन्हें भाई हम मिटा दें, आगे चलते हैं। अब यहाँ मिल गया आपको Q अपान 4πε0 के इंटू, यहाँ LCM ले लेंगे। LCM मिल गया आपका कितना? R माइनस यल का होल स्क्वायर और यह R प्लस यल का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लिया आपने, जैसे हम आपको समझाएं। इसमें मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे, जीव विज्ञान की समस्या होगी। जैसे 1/3 और -1/4 है। अगर इसका लॉसा लेना होगा तो आप यही लेंगे, 4 3 12 लेंगे या 4 × 3 लेंगे, बात वही हुई। जब 3 की भाग देंगे इसमें तो यह कट गया, 4 बच गया, यहाँ पर होगा और माइनस। जब 4 की भाग देंगे इसमें 4 कट गया या 3 बचेगा, ऊपर इसके अंश में गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना? उसी तरह से एल आपका लघुत्तम में हो गया, इसकी भाग देंगे इसमें तो ये वाला भाग बच जाएगा, इसका यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा 1 में, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस इससे भाग दे रहे हैं तो यह कट गया, यह बच जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। बात बराबर ना? अब देखिए आगे चलते हैं, एक लाइन और ले लीजिए। Q अपान 4πε0 के और इंटू यह जो आप देख रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, R माइनस यल और R प्लस यल, और ये स्क्वायर है नहीं होल स्क्वायर है, इनको एक साथ हम यहाँ भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, इसका a धन b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे आप, क्या होगा? a धन b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2rl और माइनस, अब देखिएगा यह होगा आपका कितना a स्क्वायर, लेकिन यह माइनस अंदर जाएगा बाबू, ध्यान देना, ये तोड़ेंगे आपका तो माइनस आर स्क्वायर, अब प्लस यल स्क्वायर, यह बाहर से जाएगा तो माइनस यल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2rl होगा, लेकिन यह बाहर से माइनस जाएगा तो इसको प्लस 2rl कर दिया, ठीक है। और यह आपका इस तरह से, इसमें आर स्क्वायर यल स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा मैं आप दिखा देता हूँ। इसको मिटा दिया मैंने, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, देखिएगा यह मिल गया E बराबर Q/4πε0 K इंटू यह हो गया 4rl और अपान, यह एक कोष्टक में a माइनस बी है और दूसरे में a प्लस बी है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर आई इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें हम दो इसके साथ दे देंगे, ये पे लिख लीजिए आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 2 यहाँ कर लिया जाए और 1 2 इसके साथ दे दें तो 2q और यल, देखिएगा 4 है 4 हो गया, q है यल है और यहाँ पर r भी मौजूद है, रख दीजिए, और अपान में 4πε0 k और इनटू या आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। इसके बराबर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं p द्विध्रुव p बराबर 2ql होता है, तो E बराबर आपका 1/4πε0 k और इनटू इस हो गया 2 और इसके जगह p हो गया, ठीक है ना, और यह आपका r बच गया अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लेंगे इस तरह से, लेकिन यहाँ पर यह जो r की लंबाई है वह यल की तुलना में अधिक है, r की लंबाई जो है यल की तुलना में क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत, ठीक है ना। यह आपका यहाँ लिख लेंगे लेकिन r ग्रेटर देन यल, बहुत बड़ा है ना, अतः इसे यल को क्या मानने पर, अतः यल को छोड़ने पर यानी बड़े, बहुत बड़े के सामने छोटे का कुछ भी काम नहीं है, छोड़ने पर लिख दिए, छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे, यल को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, छोड़ दिया आपने, क्या बचा, यह बच गया r पर 2 घात था और 2 घात बाहर से, तो r पर कितना घात लग जाएगा, r पर 4 घात लग गया। अब देखिएगा आप 4 घात लग गया, तो यह प्राप्त हो गया E बराबर 1/4πε0 k और इनटू 2pr अपान r पर 4 घात हो गया, 1 घात तो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बच जाएगा 1/4πε0 k और इनटू 2p अपान r पर 3 घात प्राप्त हो गया, न्यूटन प्रति क्या होगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन यही जो वैद्युत द्विध्रुव था या सिस्टम था उन्हें हम निर्वात या वायु में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात या अथवा वायु के लिए k बराबर 1, तो यह E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हो जाएगा।
न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हो गया। यह आपका है किसी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ। ये आप जानते ही हैं 1/4πε0 का मान कितना होगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आगे आप हेडिंग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, यही ना, निरक्षीय स्थिति में अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की। हाँ आगे देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 × P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना, ये आप जानिए इतना। इसकी निष्पत्ति भी दी गई है किताब में, करनी है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 × P/r³ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।